वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सीड क्या है और सीड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है और सीड के थोड़े से टाइप्स भी बताए थे या एग्जाम्पल दिए हुए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम ये बताएंगे कि सीड का स्ट्रक्चर यानी हाउ सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल। तो हम ये जानते हैं कि जो ओव्यूल है वो 40% फैमिलीज में यूनिटैगमिक होता है और 60% फैमिलीज में बाईटैगमिक होता है। तो ये हमने आपको बताया था कि एक माइक्रोपाइल है और इस प्रकार से एक ओव्यूल होता है जिसमें कि यहाँ पर अटैचमेंट होता है, फिर उसके बाद इतना जो है वो फ्यूनिकुलस फ्यूज रहता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक इंट्यूबमेंट है, हमारे पास दो इंट्यूबमेंट है, यानी ओव्यूल में बी ऑफ यूनिटैगमिक टाइप and may be of बाईटैगमिक टाइप। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है ये तो डेवलप होगा ही और ये डेवलप होकर के इसके अंदर जो भी है ये बहरहाल बन करके और फिर इसमें एक मैच्योर एम्ब्रियो आ जाएगा। लेकिन इसका क्या है, इन वॉल्स का क्या है? तो बाईटैगमिक ओव्यूल हो या यूनिटैगमिक ओव्यूल हो, इन किसी भी सीड में दो लेयर्स बनती हैं, जिसमें बाहर वाले को हम टेस्टा बोलते हैं और अंदर वाले को टैगमेंट बोलते हैं। टेस्टा वो है जो बाहर होता है, तो इसमें बहुत सारी मार्किंग्स वगैरह हो सकती हैं या बहुत सारे अपेंडेज वगैरह भी हो सकते हैं। तो अपेंडेज में अपेंडेजेस में क्या हो सकता है कि जो फ्यूनिकुलस का हिस्सा है ये इससे एक लेयर बनती है और पूरे को ढक लेती है कभी कभी कुछ में, जिसे हम एरिल बोलते हैं, जो आपने लीची में देखी होगी या जो जावित्री कहलाती है वो क्या है, एरिल है। इट इज अ पार्ट ऑफ फ्यूनिकुलस। यानी ये फ्यूनिकुलस का एक्सटेंशन है, तो ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिसिनस का बीज होता है उसमें ये एक अपेंडेज होता है जिसे हम कैरंकल को बोलते हैं। कैरंकल, इट इज मेड अप ऑफ बाय सेल्स ऑफ माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइलर आउटग्रोथ है जो कि कैरंकल बनाता है। दिस इज वन अपेंडेज एंड दिस इज सेकेंड अपेंडेज, कैरंकल। इसके अलावा और भी कुछ बनते हैं जो ऑयली एक्सटेंशन होते हैं, जिन्हें हम इलियोसोम बोलते हैं। ये फैट इनके में रहता है रिजर्व। तो इलियोसोम है, जिनमें इलियोसोम होता है उनमें डिस्पर्सल बाय आंट्स या इंसेक्ट्स के बाद होता है डिस्पर्सल। तो ये तीन मेजर अपेंडेज हैं, लेकिन कभी कभी एक अपेंडेज और होता है जिसको कि हम हेयर्स भी बोलते हैं। यानी टेस्टा पर
हेयर्स निकल आएंगे। तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, कॉटन। तो जो कॉटन है बेसिकली वो क्या है, दीज कॉटन इज बेसिकली एन इपिडर्मल हेयर। तो टेस्टा बनता है, यानी दीज टू इंटेगमेंट्स और वन इंटेगमेंट डेवलप्स इनटू टेस्टा एंड टेगमेंट। अगर एक ही इंटेगमेंट है तो बाहर वाला हिस्सा टेस्टा बनाएगा और अंदर वाला हिस्सा टेगमेंट बनाएगा, यानी आउटर एपिडर्मिस के पास वाला हिस्सा टेस्टा बनाएगा और इनर एपिडर्मिस के पास वाला हिस्सा टेगमेंट बनाएगा। अगर वो बाईटेगमिक है तो आउटर इंटेगमेंट टेस्टा बनाएगा और इनर इंटेगमेंट टेगमेंट बनाएगा। टेस्टा क्या है, नॉर्मली रफ होता है, मे बी स्मूथ भी हो सकता है कभी कभी। टेस्टा पेपरी भी होता है, यानी जो सीड कोट है इट बिकम्स पेपरी। तो पेपरी सीड कोट आपने कहां देखा है, पीनट्स में या ग्राम में। तो जो पल्सेस होती हैं, ऑलमोस्ट आप पीनट्स ना लिखें, ऐसे याद कर लें कि जो पल्सेस हैं उसमें पेपरी सीड कोट पाया जाता है। पीनट्स में है, ग्राम में है और पीज में है, आपका कजानस कजान में है, पिजन पी में, इन सब में पेपरी होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। नॉर्मली जो सीड कोट है जिसके कि ये दोनों हिस्से हैं टेस्टा और टेगमेंट, वो रफ होते हैं, वो रफ होते हैं और उनका काम बेसिकली क्या है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना है कि हम सीड को बाहरी वातावरण से, उसके एडवर्स कंडीशन से बचा करके रखें। रफ होता है इसी वजह से जल्दी से वो पानी में डालने पर पानी को सोक कर लेता है, यानी उसमें छोटी 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 क्रिवाइसेस होती हैं जो कैपिलरी एक्शन से पानी को सोक कर लेती हैं। तो ये टेस्टा टेगमेंट है, ये कैसे बनेगा, टेस्टा टेगमेंट बनेगा। मान लीजिए कि एक इंटेगमेंट है जिसकी की ऊपर की लेयर है और नीचे की लेयर है, ये इतना थिक है, तो ऊपर की एपिडर्मिस है और ये नीचे की एपिडर्मिस है, बीच में कुछ सेल्स और हैं। बीच में कुछ सेल्स और हैं। तो जो टेस्टा है वो बाहर वाली एपिडर्मिस से डेवलप होगा अगर यूनिटेगमिक है, और इनर एपिडर्मिस से यूनिटेगमिक कंडीशन में टेगमेंट डेवलप होगा। मीनवाइल क्या हो जाएगा कि इसमें रेडियल एलोंगेशन होता है। तो जब रेडियल एलोंगेशन होता है तो ये एपिडर्मल सेल्स लंबे लंबे हो जाते हैं, और जो बीच वाली सेल्स हैं जिनकी संख्या 2 से लेकर के 5 तक हो सकती है अगर यूनिटेगमिक कंडीशन है तो। और इसी तरीके से जो इनर इंटेगमेंट है वो भी रेडियली इलोंगेटेड हो जाता है और पहली सेड लाइक लेयर दोनों लेयर बनाएगी। इनमें क्या है, इनमें स्टार्च
एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। इस जो स्टार्च एक्यूमुलेशन शुरू होता है, स्टार्च के बाद ये सारे के सारे सेल लिग्निफाइड हो जाते हैं। जब लिग्निफाइड हो जाएंगे तो इन सेल्स को जो ये रीजन है, इसे हम पिगमेंटेड जोन बोलते हैं। पिगमेंटेड जोन हो गया, ये टेगमेंट का हिस्सा हो गया। इसमें प्लेट लाइक थिकनिंग्स डेवलप हो जाती हैं। तो ये प्लेट्स जब रेडियली है, लेकिन इसमें इस तरीके से स्ट्रिएशंस आ जाते हैं। प्लेट, यहां क्या होता है कि कॉम्प्रेशन हो जाता है साइटोप्लाज्म का। जब कॉम्प्रेशन हो जाता है तो ये इस तरीके से जो इनर है वो नीचे की तरफ तो चौड़ा होता है, ऊपर की तरफ पतला हो जाता है। यानी जो साइटोप्लाज्म है, इट इज मोर वाइडर एट द बेस इन कंपेरिजन टू द अदर साइड, बाहर की तरफ। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल वगैरह है वो सब यहाँ पर कॉम्प्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इसका एक पैलिसेड लेयर का होता है। पैलिसेड लेयर, तो ये तो उसकी है जब ओव्यूल जो है यूनिटैगमिक। लेकिन जब बाईटैगमिक हो जाए, तो बाईटैगमिक जब हो जाएगा तो बाहर की लेयर जो डेवलप करेगी वो बाहरी इंटेगमेंट से डेवलप करेगी, और अंदर की लेयर जो डेवलप करेगी वो इनर इंटेगमेंट से डेवलप करेगी। तो चूंकि टेस्टा और टेगमेंट दोनों अलग अलग इंटेगमेंट से डेवलप कर रहे हैं, इसलिए इन्हें दो भागों में बांट दिया गया है। एक्सो टेस्टा जो कि अपर आउटर एपिडर्मिस और उसके साथ जो सेल्स है उनसे डेवलप हो रही है, और एंडो टेस्टा जो कि इनर एपिडर्मिस और उसके साथ डेवलप हो रही है। इसी तरीके से एक्सो टेगमेंट एंड एंडोटेगमेंट, तो ये केवल एपिडर्मिस की वजह से, उनके पैलिसेड लेयर बन जाने की वजह से ये दो भाग में बढ़ जाते हैं। बाकी जो बेसिक उनका स्ट्रक्चर है वो सेम है, यानी जो बीच का हिस्सा होगा वो उसी तरीके से पिगमेंटेड जोन कहलाएगा दोनों में। पिगमेंटेड जोन, इसमें संख्या यहां पर 5 थी। देखिए 3 से 5 सेल्स थे यहां पर, यहां संख्या 10 से 12 सेल्स, लेयर ऑफ सेल्स की हो जाती है पिगमेंटेड जोन की। उसमें भी लिग्निन डिपोजिशन होगा। अगर लिग्निन यहां डिपॉजिट हो रहा है, यानी मैकेनिकल लेयर कहां बन रही है, टेगमेंट में, तो टेगमिक सीड के एक्सोटेगमिक सीड कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, एक्सोटेगमिक सीड। और अगर मैकेनिकल लेयर यहां डेवलप हो रही है तो वो एक्सोटेस्टा सीड कहलाएंगे। यानी अगर
इनर यानी कि इस पर मैकेनिकल लेयर हो रहा है, तो इसका काम क्या है? तो इसका काम या तो ऑर्नामेंटेशन है या इट बिकम्स फ्लैशी। तो फ्लैशी कब हो जाता है आप जानते हैं कि पोमग्रेनेट में जो टेस्टा है वो फ्लैशी है। जो अनार के दाने हम खाते हैं जिनमें रस होता है, वो कौन सा भाग है? वो टेस्टा का भाग है, विच बिकम्स फ्लैशी। तो हमने यहाँ डिटेल थोड़ा नहीं बनाया है, अगर आप चाहें तो यहां भी वही समझ सकते हैं कि उसी तरीके से पेलिसेड लेयर होगा बीच में, यहां भी रेडियली इलॉन्गेटेड सेल्स होंगे, एंडोटेस्टा बनाएगा, और बीच में पिगमेंटेड जोन होगा। इसी तरीके से यहां भी स्ट्रक्चर वही वाला होगा, लेकिन दोनों की चूंकि बनाने वाली इंटेगमेंट अलग है, इसलिए इनर इंटेगमेंट किसे बना रहा है? टेगमेंट को बना रहा है। आउटर इंटेगमेंट किसे बना रहा है? टेस्टा को बना रहा है। तो टेस्टा में आपने देखा कि अपेंडेज भी होते हैं, और अपेंडेज के साथ साथ इट बिकम्स फ्लैशी ऑल्सो, तो फ्लैशी हो जाता है। सीड कोट पेपरी आपने देखा था, तो सीड कोट पेपरी के साथ साथ सीड कोट नॉर्मली हार्ड होता है, नॉर्मली हार्ड होता है, जैसे कि कोकोनट में देख सकते हैं। कोकोनट में हालांकि वो एंडोकार्प से फ्यूज हो जाता है, लेकिन इट बिकम्स हार्ड। और कहीं कहीं पर जो सीड कोट है वो फ्रूट वॉल से फ्यूज्ड हो जाती है, इनसेपरेबली फ्यूज्ड। तो फ्यूज्ड होने से ये क्या बनाती, किससे फ्यूज्ड होती है? मतलब पेरिकार्प प्लस सीड कोट, ये जब फ्यूज हो जाएगा, पेरिकार्प यहां उसका मतलब है कंप्लीट फ्रूट वॉल से। ये नहीं कि पेरी और मेजो और एंडो वो वाला नहीं, उसे हम ईपी, मेजो और एंडो बोलते हैं। तो पेरी मतलब इट कंप्लीटली फ्रूट वॉल है। जब उसे फ्यूज हो जाता है तो हम उसे कहां देखते हैं? सीरियल्स में। सीरियल्स में, इसीलिए उसको हम अनाज कहने लगते हैं बजाय फल या बीज कहने के। तो जो अनाज है वो क्या है? वो फल भी है और फल के साथ साथ सीड भी है, क्योंकि उसमें फल और सीड को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये टेस्टा, टेगमेंट और सीड कोट के बारे में आपने देखा। इसके बाद जब ये सीड बनने लगेगा और सीड कोट भी बनने लगेगा, तो सीड में न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है स्टोर होने लगते हैं, स्टोरेज। तो बेसिकली तो 3 प्रकार के ही स्टोरेज होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड ऑयल्स या फैट्स। इसके अलावा और चीज स्टोरेज में क्या हो सकता है? विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, एंड एल्कलॉइड्स हो सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और चीज स्टोर हो जाती हैं, जैसे कुछ गैसेस भी स्टोर हो जाती हैं उसके अंदर वायुमंडल से। और बाकी
जो छोटे मोटे और भी सब्सटेंस है वो स्टोर हो, लेकिन वो स्टोर नहीं होते, वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है, क्योंकि सीड उनको स्पेसिफिकली स्टोर नहीं करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड ऑयल्स एंड फैट्स। अब इसमें देखना है कि ये कहाँ स्टोर होते हैं सीड में। तो सीड में दो जगह है जहां पर फूड का स्टोरेज हो सकता है, वो है एंडोस्पर्म और वो है अनदर वन इज कॉटिलीडन। इनमें स्टोरेज हो सकता है। जहां पर एंडोस्पर्म स्टोरेज करता है वो सीड क्या कहलाते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड्स। जहां पर कॉटिलीडन स्टोर करता है वो क्या कहलाते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो ये भी एक क्राइटेरिया है डिस्क्राइब करने का सीड को, क्योंकि सीड को बेसिकली हम मोनोकॉट और डाइकॉट के हिसाब से डाइकॉटिलिडनरी सीड एंड मोनोकॉटिलिडनरी सीड में ही डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दोनों में, यानी मोनोकॉट्स में भी और डाइकॉट्स में भी, ये दो और सब टाइप्स कर देते हैं कि कुछ सीड जिनमें एंडोस्पर्म डेवलप हो, स्टोर फूड मटेरियल स्टोर कर रहा हो। जैसे कि यहाँ पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रिसिनस। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे पल्सेस हैं। इसे बहुत आसानी से याद किया जा सकता है कि कॉटिलिडनरी सीड्स जो हैं जिनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल कॉटिलिडन्स में रहता है, उसे हम पल्सेस करके याद कर सकते हैं, और रिसिनस जो है वो एल्ब्यूमिनस है। दूसरा हम याद कर सकते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स को जानने के लिए कि मोस्ट ऑफ दी मोनोकॉटिलिडन्स, स्पेशली ऑल ऑफ द सीरियल्स, ये सारे के सारे एल्ब्यूमिनस होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि एल्ब्यूमिनस सीड्स का उदाहरण दीजिए, तो आप, अगर वो नहीं पूछ रहा है कि डाइकॉट या मोनोकॉट में से स्पेसिफिकली, तो आप सीरियल्स का नाम ले लीजिए। और अगर वो कॉटिलिडनरी लीफ सीड्स पूछ रहा है जिसमें कि एंडोस्पर्म डेवलप नहीं होता है, तो वो पल्सेस है। ठीक है, तो यहां एक आया। अब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये स्टोर्ड हो जाते हैं, और जिनकी वजह से एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स हम बोलते हैं। यहां कभी कभी न्यूसेलस भी फूड को स्टोर कर लेता है। जहां पर एम्ब्रियो सैक में एंडोस्पर्म या ज़्यादा डेवलप नहीं होता है या ख़त्म हो जाता है जल्दी, यूज्ड अप इन द अर्ली स्टेज, वहाँ पर न्यूसेलस एक परसिस्टेंट लेयर के रूप में रहता है जिसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो पेरिस्पर्म इज द पार्ट ऑफ न्यूसेलस। इसका जो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है? कॉफी बीन। हम जानते हैं कि कॉफी जो बनती है वो बीजों से बनती है, मगर बीज में कौन सा हिस्सा है? वो पेरिस्पर्म है। सीड के अंदर का जो मेन हिस्सा है जो कॉफी बना रहा है, मतलब विच कंट्रीब्यूट्स टू द कॉफी, वो पेरिस्पर्म है, ना कि एंडोस्पर्म और कॉटिलीडन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉफी के बारे में। कोई हर आदमी पूछेगा आपसे कि बीन, कॉफी बीन से बनता है, कॉफी कॉफी कॉफी, मगर सीड अगर आप उससे पूछ लें कि सीड का कौन सा हिस्सा है, तो वो क्या होगा? पेरिस्पर्म। तो ये कुछ स्टोरेज के बारे में है। बाकी विटामिन, मिनरल्स, एल्कोलाइड्स, ये तो स्पीशीज पे डिपेंड करते हैं कि कौन से सीड्स पॉइजनस हैं। जो पॉइजनस सीड्स हैं उनमें एल्कोलाइड्स वगैरह ज़्यादा मात्रा में सीड के अंदर रहते हैं।
और सीड कोट का अगर उसकी बात करें, कलर क्या होगा, तो कलर नॉर्मली ब्लैक और ब्राउन होता है। जो सीड का कलर है नॉर्मली ब्लैक या ब्राउन होता है। अब सीड के शेप की बात करें, तो सीड का जो शेप है, शेप में कुछ भी हो सकता है, जैसे स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, स्फेरिकल जिसे हम ग्लोबोस बोलते हैं। अब स्क्वायर, ट्रायंगुलर, ग्लोबोस ये तो मोटे मोटे स्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद क्या हो सकता है, जैसे ओवेट हो सकता है, यानी गोला नहीं है, अंडे के आकार का हो सकता है। उल्टे अंडे आकार क्या हो सकता है, ओबोवेट हो सकता है। फिर ग्लोबोस है तो पूरा गोल ना हो, सब ग्लोबोस हो सकता है। सबसे कॉमन जो इनमें मिलता है वो क्या है, रेनिफॉर्म है, यानी किडनी शेप, रेनिफॉर्म होते हैं। और स्फीयर ना हो तो स्फेरॉइडल या इलिप्टिकल। तो ये देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स प्रेजेंट इन दी सीड्स। पहले आपको बताया था कि जो सबसे छोटे सीड हैं वो ऑर्किड्स के हैं, जो कि एक तरीके से अनडेवलप्ड सीड्स होते हैं। उनमें एक खास बात ये होती है कि वो माइको हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉफ आप जानते हैं, यानी ऐसा चीज जो अपना खाना न बना सकता हो दूसरे पर। माइको भी आपने नाम सुना होगा। माइको का मतलब होता है फंगस, यानी फंगल। तो इसमें क्या होता है कि जो माइकोराइजा है, माइकोराइजल इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन ही कहेंगे किसमें, सीडलिंग्स में। किसके, ऑर्किड्स के। ऑर्किड्स क्या है, माइको हेट्रोट्रॉफ है, जिसमें माइकोराइजल इन्फेक्शन हो जाता है सीडलिंग का, जिससे ये जो टेरेस्ट्रियल है नॉर्मली, देखिए टेरेस्ट्रियल और एपीफिटिक दोनों प्रकार के ऑर्किड्स होते हैं। हमने ऑर्किड्स को हमेशा एपीफिटिक के रूप में पढ़ा है नॉर्मली, लेकिन वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल हैं वो 1 से 2 साल तक हेट्रोट्रॉफ्स की तरीके से जीते हैं। क्यों जीते हैं, क्योंकि उनके सीडलिंग्स में, वो सीड में कोई स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं होता। कोई स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं होता है, तो इसलिए वो माइकोराइजल अटैचमेंट होता है, इन्फेक्शन होता है। और हेट्रोट्रॉफ में वो फंजाई से बने हुए खाने को ही अपना खाते हैं। सीड में हमने देखा कि शेप है और स्टोर्ड फूड मटेरियल है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड कोट है। तो अब इसका फंक्शन क्या है सीड का, अगर हम सीड के फंक्शन की बात करें, तो सीड का फंक्शन बेसिकली ये है कि टू टाइड ओवर
द टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। क्योंकि सीड क्या है, सीड वो चीज है जिसके अंदर एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है। अगर कोई सिंपलेस्ट आपसे पूछे कि सीड क्या है, तो सीड हैज एन एम्ब्रियोनिक प्लांट। उस एम्ब्रियोनिक प्लांट को एक तो ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है, दूसरे ये भी देखता है कि अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो तो ये ग्रो ना कर जाए, जर्मिनेट ना कर जाए, यानी सीड जो एम्ब्रियो है वो डेवलप ना हो जाए। तो डेवलप होने के लिए दूसरे सीड प्रोपेगूल का भी काम करता है, जिससे कि डिस्पर्सल। तो जो तो बेसिक इसके फंक्शन आ गए वो क्या हुआ, डिस्पर्सल है और दूसरा है डॉर्मेंसी है, जिसे हम क्विसेंस भी बोलते हैं। अभी हम बताएंगे क्विसेंस क्या चीज है। तो डिस्पर्सल को अब यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हम सीड पढ़ा रहे हैं। डिस्पर्सल में फिर से एक बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए आप वैसे मोटा मोटी जान लें कि डिस्पर्सल बाय एयर होता है, बाय वाटर होता है, यानी एनिमोफिली, एनिमोकोरी, हाइड्रोकोरी, और बाय मीन्स ऑफ जूओकोरी को या तो एनिमल्स लिख दीजिए। अब इसमें एक नया और है, नया क्या है वो मतलब एक और सब कंडीशन है जिसमें आंट्स है, जिसको हम बोलते हैं कोरी। तो इट इज द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय मीन्स ऑफ आंट्स। इसी तरीके से डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के इंसेक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। चाहे तो वो सीड खा लिए जाए फल के रूप में और फिर सीड ड्रॉप आउट्स में बाहर निकल आए, चाहे तो वो सीड मैकेनिकली ट्रांसफर हो जाए बाहर उनके शरीर पर लग करके। तो डिस्पर्सल है बहुत सारे, और डॉर्मेंसी है। देखिए डॉर्मेंसी दो मोटा मोटी, इसका भी हम लेक्चर यहाँ अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि अपने आप ही अलग पूरा टॉपिक है। लेकिन डॉर्मेंसी और क्विसेंस दो अलग अलग चीज है। डॉर्मेंसी एक इनर कंडीशन है, यानी इट इज बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, इमैच्योर है। तो डॉर्मेंसी यानी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है ड्यू टू द इनर कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो विच इज इमैच्योर। तो इट टेक्स टाइम टू बिकम मैच्योर, देन ओनली इट कैन जर्मिनेट। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इन्हें कोई भी फेवरेबल कंडीशन दे दें तब भी ये प्रकार के जो ट्रू डॉर्मेंट सीड हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियो। लेकिन अगर हम यहां पर फेवरेबल सीजन दे दें या कंडीशन दे दें तो ये जर्मिनेट कर जाएगा। तो जो सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं, उसे तो हम क्विसेंट सीड्स बोलते हैं। और वो सीड्स जो जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं बावजूद इसके कि उनको फेवरेबल कंडीशंस यानी प्रॉपर ह्यूमिडिटी, लाइट और प्रॉपर डिफरेंट अलग फैक्टर्स उनको दिए जा रहे हैं, तब भी जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो वो ट्रू डॉर्मेंट सीड्स कहलाता है। तो डॉर्मेंट एंड क्विसेंट सीड्स, सेंस लिखा हमने, अगर इसको सीड में लिखना होगा तो क्विसेंट सीड हो जाएगा। तो क्विसेंट सीड वो है जो सिर्फ इसलिए जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं कि उनको जो है पानी या रोशनी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हैं जैसे
गेहूं है, गेहूं का बना आप उसको पानी दे दीजिए तुरंत जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर रोजेसी फैमिली में जाइए तो डॉर्मेंसी है वहां पर, क्योंकि वहां पर इमेच्योर होते हैं। तो उसमें और भी कंडीशन है, जैसे फोटोब्लास्टिक सीड्स होते हैं, थर्मोब्लास्टिक सीड्स होते हैं, यानी किसी सीड को रोशनी की जरूरत है और किसी सीड को रोशनी की जरूरत नहीं है। तो अगर है उसे अंधेरे में रखेंगे तो जनरेट नहीं करेगा, नहीं है उसे लाइट में रखेंगे तो जनरेट नहीं करेगा। इसी प्रकार थर्मोप्लास्टिक सीड्स वो होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो डॉर्मेंसी का पार्ट है, यहां अभी हम इसे नहीं टेकअप करेंगे। तो ये हमने अभी आपको पिछले 2 लेक्चर्स में सीड के बारे में बताया है, दोनों लेक्चर्स में एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जर्मिनेशन को टेकअप करेंगे कि हाउ सीड जर्मिनेट्स और कितने कितने इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं सीड्स के जर्मिनेशन में। थैंक यू।